नमस्कार, जय जवाहर संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह फ्रॉम प्रत्यांश अकेडमी लेकर के आया हूँ आप सबके लिए कंप्यूटर से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। चाहे आप CGPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे CGPFM की, चाहे ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, चाहे रेलवे, SSC, UPSC, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वहाँ कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं तो हाँ, ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। तो और इसी तरीके से ऐसे ही सेशंस को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल प्रत्याश अकेडमी 143 को यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई ऐसा वीडियो में डालो तो आपको भैया नोटिफिकेशन मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि कोई वीडियो आपसे छूटे ना, क्योंकि हर वीडियो बहुत रिसर्च के बाद लेकर के आता हूँ। चलिए बिना समय व्यर्थ किए चलते हैं सीधे क्लास की। ठीक है, चलिए। तो आज हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण कंप्यूटर सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर का प्रश्न नंबर 1 पहला आपके सामने हाजिर है कि गूगल नामक स्वचालित प्रोग्राम के साथ वेब पर खोज करता है। गूगल खालिस्तान नामक स्वचालित प्रोग्राम के साथ वेब पर खोज करता है। तो गूगल में वो कौन सा स्वचालित प्रोग्राम है दोस्तों जिसकी मदद से किसी चीज़ को खोजता है? ऑप्शन ए है क्रॉलिंग, बी है इंडेक्सिंग, सी है सर्विंग सर्च रिजल्ट या डी है डोमेन एड्रेस। इसका सही आंसर है कि गूगल, ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। ऑप्शन ए क्रॉलिंग के साथ। तो गूगल क्रॉलिंग नामक स्वचालित प्रोग्राम के साथ वेब पर खोज करता है। ये सर इसको क्रॉलिंग के नामक स्वचालित प्रोग्राम क्यों कहा गया? कि जैसे दोस्तों आप कोई चीज़ सर्च करेंगे तो जो क्रॉलिंग नामक आपका प्रोग्राम है ये ऑटोमेटिक ही एक्टिवेट हो जाता है और मदद करता है खोजने में कि आप किस चीज़ से रिलेटेड चीज़ खोजना चाह रहे हैं। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। खालिस्तान एक एल्गोरिदम है जिसका उपयोग गूगल खोज द्वारा वेबसाइटों को उनके सर्च इंजन परिणामों में रैंक करने के लिए किया जाता है। तो बताइए वो कौन सा एल्गोरिदम है जिसका उपयोग गूगल खोज द्वारा वेबसाइटों को उनके सर्च इंजन परिणामों में रैंक करने के लिए किया जाता है? कि रैंक 1 पे लेके आऊँ, जैसे आप कोई चीज़ सर्च किए तो होता है ना कि कुछ चीज़ ऊपर में आया, फिर नीचे कोई चीज़ तीसरे के नंबर पे, कोई चौथे नंबर पे। तो रैंकिंग कैसे डिसाइड होता है गूगल में? कौन सा एल्गोरिदम जो रैंक डिसाइड करता है? ऑप्शन ए पेज रैंक, ऑप्शन बी पेज रिंग, ऑप्शन सी पेज रैंक या ऑप्शन डी पेज टैंक। जो सही आंसर इसका है आप सबको बता दूं, ऑप्शन ए पेज रैंक। तो पेज रैंक नामक एक एल्गोरिदम होता है जिसका उपयोग गूगल खोज द्वारा वेबसाइटों को उनके सर्च इंजन परिणामों में रैंक करने के लिए करता है। अभी पेज रैंक काम कैसे करता है? पेज रैंक काम ऐसे करता है कि दोस्तों जो भी चीज़ें हो, जैसे मान लीजिए एक टॉपिक है क्रिकेट, और क्रिकेट के ऊपर दुनिया में 500 लोगों ने अलग अलग पेज लिखे हुए हैं। उस 500 लोगों से जिसके पेज को सबसे ज़्यादा बार देखा गया है, सबसे ज़्यादा रिव्यू दिया गया है, सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन किया गया है, जब सर्च करेंगे तो गूगल को उसी को दिखाना चाहिए ईमानदारी से सबसे नंबर 1 पे। हमारा ऐसा होता नहीं क्योंकि पेड प्रमोशन चलता है, ऐड से पैसा कमाता है गूगल, इसलिए भैया वो अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर देता है। एल्गोरिदम को छेड़छाड़ कर सकते हैं, सब उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक, बाकी सच्चाई वही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर्च इंजन के संदर्भ में कौन सा अन्यों से भिन्न है? तो बताइए सर्च इंजन के संदर्भ में कौन सा बाकी सबसे भिन्न है? ऑप्शन ए मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन बी बाइडू, ऑप्शन सी ask.com, ऑप्शन डी यांडेक्स। बताइए बाइडू, ask.com, यांडेक्स, मोजिला फायरफॉक्स, कौन इनमें से सबसे भिन्न है? तो सही आंसर दोस्तों इसका मोजिला फायरफॉक्स। ठीक, तो सर्च इंजन के संदर्भ में कौन सा अन्य से भिन्न? तो मोजिला फायरफॉक्स इनमें से सबसे अलग है। ठीक है, चलिए। और ये थ्योरी का विषय है कि बाकी से बाइडू क्या करता है, ask.com क्या है, यांडेक्स क्या है और उससे कैसे मोजिला फायरफॉक्स अलग है। तो अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर की थ्योरी में लेके आऊँ तो मेरा पहले से ही लगभग 118 वीडियो मेरे कंप्यूटर के डले हुए हैं। एनालाइजर FCGPSC करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाइए, मेरे कंप्यूटर का 118 क्लास आप देख सकते हैं। उस क्लास को देखने के बाद आपको मेरे को नहीं लगता कि कंप्यूटर के आप लगभग PGDCA का कोर्स आपका खत्म हो जाएगा और कोई भी फिर आपसे क्वेश्चन छूटने वाला है।
उसमें आपको कंप्यूटर मैंने सिर्फ पढ़ाया ही नहीं है, समझाया ही नहीं, बल्कि पूरा दिखाया है, आपको सब दिखेगा कि रैम कैसे काम करने बोल रहा है, रोम और रैम के बीच क्या संबंध है, हर चीज़ दिखेगा आपको आंखों के सामने। तो इसलिए क्लास देखिए जरूर, है ना। चलिए फिलहाल चलते हैं, ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए। चलिए चलते हैं फिलहाल आगे। खालिस्तान इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की एक वैश्विक प्रणाली ग्लोबल सिस्टम स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट टीसीपी और आईपी का उपयोग करती है। दोस्तों टीसीपी का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो टीसीपी जो आपको यहाँ दिया हुआ है, टीसीपी, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक, टीसीपी। और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक, तो ये फुल फॉर्म एक बार याद रखिएगा क्योंकि पूछा हुआ है एग्जाम पहले भी। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो बोल रहा है खालिस्तान इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की एक वैश्विक प्रणाली है, एक ऐसी विश्व स्तर पे एक ऐसी प्रणाली जो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर की नेटवर्क बनाती है, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ करके एक नेटवर्क, एक जाल बनाती है, और स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का उपयोग करती है। तो भैया बताइए, दुनिया के सारे कंप्यूटर आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? जब दुनिया के सारे कंप्यूटर आपस में जुड़ करके एक जाल बनाते हैं, उसी जाल को तो इंटरनेट कहते हैं। तो आंसर एकदम सिंपल है, इंटरनेट। सी होगा इसका आंसर। कि इंटरनेट में इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की एक वैश्विक प्रणाली ग्लोबल सिस्टम स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट टीसीपी और आईपी का उपयोग करती है। ठीक, इसलिए तो इंटरनेट को इंटरनेट बोलते हैं। आपको एक छोटा चीज़ समझा दूं मैं। एक होता है इंट्रा, इंट्रा स्कूल मैच। इंट्रा स्कूल मैच मतलब ये स्कूल के अंदर ही अन्य कक्षाओं के बीच में मैच हो रहा है। और एक होता है इंटर स्कूल मैच। इंटर स्कूल मैच का मतलब होता है, इंटर शब्द का मतलब ये एक से दूसरे के बीच। ठीक है, एक इंटर शब्द का मतलब होता है एक से दूसरे के बीच। इंटर स्कूल बोल दिया तो एक स्कूल से दूसरे स्कूल के बीच। इंटरनेट बोल दिया तो इंटर मतलब एक से दूसरे के बीच, और नेट मतलब नेटवर्क, तो एक से दूसरे नेटवर्क के बीच। इंटर कनेक्शन बोल दिया तो एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन के बीच, मतलब जहाँ इंटर आया, INT यार इंटरनेट वाला इंटर, उसका मतलब होता है एक से दूसरे के बीच। उसके बाद आप जो जोड़ दीजिए। तो यहाँ आप लिख रहे हैं सी में इंटरनेट, अर्थात इंटर से जुड़ा नेट, मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच डाटाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से होता है। इस सब को ही तो कहते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में सूचनाओं के आदान प्रदान से को ही तो कहते हैं इंटरनेट। तभी तो अभी भारत में बैठे बैठे अमेरिका की कोई रिसर्च हो रही है, उसके बारे में पढ़ ले रहे हैं। समझ गया होंगे, मैं बोला ना, हर चीज़ के शब्द का मतलब आप समझ जाएंगे तो हर चीज़ पकड़ लेंगे आप। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। थोड़ा गले में खराश है, उसके लिए माफ़ी कीजिएगा। खालिस्तान का उपयोग सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए किया जाता है और यह पोर्ट नंबर पर काम करता है। तो किसका उपयोग सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए करते हैं बताइए, और साथ साथ उसका पोर्ट नंबर पर काम करता है वो। तो बताइए HTTPS 443, HTTP 443, FTP 444 और SMTP 443। आपको सबका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं वन बाय बोलता हूँ, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि इतना सारा स्क्रीन पे लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास भाई अभी कोई डिजिटल पेन नहीं है ना, जिसे हम लिख सकूँ, और मेरे पास ना कोई डिजिटल बोर्ड है, ना कोई पेन टैब है, ना कोई टैबलेट है, ना कोई ट्राईपोड है। तो छोटे से मोबाइल में ही पढ़ा रहा हूँ, उसी पर लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर भी आप बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा क्योंकि सब पूछा हुआ है। HTTPS ऑप्शन एम जो HTTPS दिए उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योंकि भैया HTTP का फुल फॉर्म, उसके नीचे फिर बी में भी दिया HTTP दिया, उसका फुल फॉर्म वही होता है। ऊपर S लगा दिए तो मतलब एक से ज़्यादा है,
और फिर दोस्त तीसरे नंबर पे दोस्तों FTP। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ठीक है भाई, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑप्शन सी का फुल फॉर्म हो गया। और दोस्तों ऑप्शन डी का फुल फॉर्म होता है SMTP। उसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रखिएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। S फॉर सिंपल होता है, मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो देखिए पहले तो चार ऑप्शन का फुल फॉर्म जानेंगे। HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP का होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जब इसका फुल फॉर्म समझ गया तो फुल फॉर्म के आधार पर क्वेश्चन पे आइए कि इनमें से किसका उपयोग सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए किया जाता है? दोस्तों जहां शब्द आ जाएगा सुरक्षित, सुरक्षित मतलब क्या होता है? सिक्योर करना, सिक्योर करना। तो बताइए इसमें से कहीं भी आपको सिक्योर आप पढ़े थे कि नहीं सर? और एक जगह S फॉर सिक्योर आपके यहाँ पे छुपा हुआ था, S फॉर सिक्योर, इसलिए ऑप्शन ए सही। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर या सिक्योरिटी। तो जहाँ सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए, जब आप इंटरनेट पे कुछ चीज़ सर्च कर रहे हैं तो आप सुरक्षित ब्राउजिंग कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों जो प्रयोग होता है पोर्ट नंबर वो है आपका HTTPS का 443 पोर्ट नंबर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी नेटवर्क में खालिस्तान कुछ डाटा को नेटवर्क पर इसके गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय को मापती है। किसी नेटवर्क में खालिस्तान कुछ डाटा को नेटवर्क पर इसके गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय को मापता है, और यह देरी का एक माप है कि कितने समय में पहुंचा, कितना देर हुआ, कितना लेट हुआ। तो बताइए ऑप्शन ए लेटेंसी, ऑप्शन बी बैंडविड्थ, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी या ऑप्शन डी वेवलेंथ। एकदम इजी है, समय नहीं गवाएंगे। कि किसी नेटवर्क में लेटेंसी कुछ डाटा को नेटवर्क पर इसके गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय को मापता है। भाई कितने लेट में पहुंचोगे आप? जैसे मैंने आपको डाटा एंटर किया और एंटर मार के डाल दिया इंटरनेट पे, तो जहाँ जहाँ मुझे भेजना है वहाँ तक पहुँचने में कितना समय इसको लग रहा है, कितना लेट लगेगा इसको, इस लेट से हो गया लेटेंसी। ठीक, और यह देरी का एक माप है। चलिए सॉफ्टवेयर सुरक्षा में कैप्चा का पूर्ण रूप क्या होता है? जब कोई आप देखेंगे भाई, आप रेलवे वगैरह का टिकट किए होंगे, इंटरनेट कभी कुछ और चीज़ किए होंगे, बोलेगा कैप्चा कोड डालिए, तो नीचे आता होगा कुछ नंबर, अल्फान्यूमेरिक शब्द आते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट से कुछ नंबर्स आते हैं, इसको डालिए आप कैपिटल स्मॉल में। कैप्चा डालने आता है ना? यस। तो कैप्चा का फुल फॉर्म क्या है पूछ रहे हैं। बहुत सही क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का बहुत चांसेस है, इसके ध्यान रखिएगा। तो सॉफ्टवेयर सुरक्षा में कैप्चा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है कंप्लीटली एनिमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। ठीक। बी कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। सी completely authenticated public Turing test to tell computers and human apart। ऑप्शन डी completely automated private Turing tell computers and humans apart। अब बताइए, अगर एग्जाम में आ जाता तो पक्का दोस्तों कि आपका सर चकरा जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाएंगे। जबकि दोस्तों एक बार अगर आप इसका फुल फॉर्म जान गए तो फिर वो कभी कोई दिक्कत डाउट होने वाला ही नहीं है ना? तो इसका मतलब हम समझते हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों कैप्चा का मतलब क्या होता है? देखिए आप कैप्चा कभी पूरा कंप्लीट आपको डालना होता है। कैप्चा कोड डालिए तो कंप्लीट कैप्चा कोड डालना, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि कैप्चा कोड कभी कंप्लीट डालेंगे, आधा डालेंगे तो आप लॉगिन कर ही नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले सी का फुल फॉर्म तो इसमें हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, सी का फुल फॉर्म तो इसमें हो जाएगा कंप्लीटली। सर कंप्लीटली तो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी, डी में तो ठीक, उससे नहीं हम पहचान सकते। अब सर बताइए कि क्या जो कैप्चा कोड होता है वो आप जनरेट करते हैं? नहीं भैया, जैसे ही आप एंटर करना चाहेंगे, लॉगिन करना चाहेंगे, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। वो ऑटोमेटेड एक कैप्चा कोड जनरेट होकर आपके सामने आ जाएगा।
और लॉगिन फेल होगा तो फिर से नया कैप्चा कोड ऑटोमेटिक जनरेट होकर आपके सामने आ जाएगा। इसलिए ए का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑटोमेटेड। तो ऑटोमेटेड कहाँ का है सर? ए में एनिमेटेड है सर, सी में ऑथेंटिकेटेड है सर, बी और डी में ऑटोमेटेड है। तो चलो अब हम 2 ऑप्शन तो पहुंच गए, ए कैंसिल हो गया हमारा, और कौन सा कैंसिल हो गया भैया? सी कैंसिल हो गया। हमारे पास ऑप्शन है ऑटोमेटेड के हिसाब से बी एंड डी। फिर सर आ जाता है आपको क्या? पी। कैप्चा के सी ए के बाद आ गया पी का बारी, बस यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, क्योंकि बी और डी जो बचा उसमें पी फॉर बी में है पब्लिक, पब्लिक है यहाँ पर, यहाँ पे सब प्राइवेट। तो यहाँ से जो भी आंसर हो पता चल जाएगा। अब बताइए क्या दोस्तों, जब कैप्चा कोड डालना होता है तो क्या स्पेशली आपके लिए होता है कैप्चा कोड? नहीं, जो भी व्यक्ति उस साइट पे जाएगा सबके लिए मिलेगा, मतलब हर एक पब्लिक के लिए वो मिलता है। अर्थात पी फॉर जाएगा पब्लिक, तो कम्प्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक। तो ये हो गया भैया डी भी खत्म। फिर ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। फिर टी का हो गया ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल, सी फॉर कंप्यूटर्स, ए फॉर आपका एच फॉर ह्यूमंस एंड अपार्ट। तो हो गया कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसलिए सबको मैं क्लियर करता हूँ, और आप केवल और केवल जो आंसर उस पर फोकस कीजिए। आंसर इज डी, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। और दोस्तों क्या उसमें आप कंप्यूटर और ह्यूमन एक दूसरे कनेक्ट करते हैं उसकी मदद से? हाँ सर, इसलिए टेस्ट कर रहा है, टेल कर रहा है। कौन कौन आपस में टेल कर रहे हैं, दूसरे से बात कर रहे हैं? कंप्यूटर और ह्यूमंस। ठीक, चलिए चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर नेटवर्किंग में अर्पानेट का पूर्ण रूप क्या है? अर्पानेट बहुत बार आ चुका है पहले भी, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। अर्पानेट का सीधा फुल फॉर्म आपको बताना है, सीधा सीधा है भैया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPA का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। NET नेटवर्क का, नेट का तो नेटवर्क है, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक, ये अमेरिका के दोस्तों आपके अर्पानेट जो है ये US आर्मी द्वारा डेवलप किया गया था खुद के लिए ये नेटवर्क। बाद में इसको दोस्तों पब्लिक कर दिया गया, और इसी का एक्सटेंशन रूप बाद में दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब WWW जो आप देखते हैं .com वाला, तो WWW इसी का विकसित रूप बाद में WWW बन गया। शुरुआत में जो अर्पानेट है ये US आर्मी ने आपस के सभी कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क का जाल बनाया था। ठीक है, इसलिए इसे अर्पानेट कहते हैं। और उसका उद्देश्य क्या था? एडवांस रिसर्च कर सके, वो आर्मी जो थी US आर्मी की, वो एडवांस रिसर्च कर सके, इसलिए दोस्तों इसका नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्लियर हो गया? चलिए, स्नोबॉल भाषा का उपयोग मुख्यतः खालिस्तान के लिए किया जाता है। ए स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए, बी डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए, सी साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए, या डी सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए। द राइट आंसर इज स्नोबॉल भाषा का उपयोग मुख्यतः किया जाता है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए। याद रख लीजिए, स्नोबॉल भाषा जहाँ दिखे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आपको आंसर मार के आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब AJAX का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड XML, बी सिंक्रोनस जावा एंड XML, सी असिंक्रोनस JSON एंड एक्सटेंशन, या डी अवेट जावा स्क्रिप्ट एंड XML। तो AJAX का फुल फॉर्म क्या है? बिना समय गवाएं आंसर है दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए फॉर सिंक्रोनस, J फॉर जावा स्क्रिप्ट, A फॉर एंड, और दोस्तों आपका X फॉर XML। तो असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड XML, असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड XML। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, Node.js क्या है? ऑप्शन ए एन ओपन सोर्स रन टाइम इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी एन एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर नोट्स प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी अ ड्राइवर प्रोग्राम। क्या भैया Node.js क्या है? तो Node.js है दोस्तों कुछ और नहीं बल्कि ये होता है Node.js होता है आपका एन ओपन सोर्स रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, ओपन सोर्स
रन टाइम इन्वायरमेंट होता है एक Node.js। ओपन सोर्स का मतलब भैया किसी के लिए बाधित नहीं है, हर कोई पब्लिक इसका यूज़ कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इस सबको देखिए, मेरा मन कर रहा है सबको एक्सप्लेन कर दूँ, चीज़ समझा दूँ, कॉन्सेप्ट दिखा दूँ, और अगर मैं करने जाऊँ तो ऑब्जेक्टिव क्लास नहीं रह जाएगा। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव क्लास होता है कि आप जो थ्योरी पढ़ लिए हैं, अब आप जाँच रहे हैं कि भैया आप कितने पानी में, है ना। तो यहाँ अब आपको जाँचना कि भैया आपका नॉलेज कितना है, यहाँ नॉलेज गेन करने का क्लास नहीं है। हाँ, सीख जरूर सकते हैं जो नया क्वेश्चन है। हाँ, मगर भैया आपको जो थ्योरी होता है उसमें सीखना चाहिए। कभी जो थ्योरी क्लास पढ़ें तो एकदम खोल के पर्चा खोल करके पढ़ती, तो मेरा मन कर बार समझा दो एक एक चीज़ को, मैं रोक रहा हूँ कि भाई ऑब्जेक्टिव क्लास को ऑब्जेक्टिव के वे में पढ़ाया जाए। चलिए प्रश्न नंबर 12, रिमोट मशीन में लॉगिन करते समय सिक्योर सेल एक सुरक्षित सत्र प्रदान करता है, यह पोर्ट नंबर खाली स्थान का उपयोग करता है। सही आंसर है 22। तो रिमोट मशीन में लॉगिन करते समय सिक्योर सेल एक सुरक्षित सत्र प्रदान करेगा और यह पोर्ट नंबर होता है 22 का उपयोग करता है। पोर्ट नंबर कितने का? 22 का। चलिए, मेल प्राप्त करने के लिए खाली स्थान प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। जो आपको मेल प्राप्त होता है उसके प्रयोग किया जाता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 याद रखिएगा, क्योंकि एक तरीके से पोस्ट ऑफिस ही है ना, कि आपको पहले जो पोस्ट आता था लेटर, अब वो आपकी ईमेल पे आ जा रहा है, इसलिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल याद रखिएगा, वैसे याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, संदेश या मेल के रूप में अनुपयोगी टेक्स्ट की पुनरावृत्ति को खाली स्थान कहते हैं। संदेश या मेल के रूप में अनुपयोगी टेक्स्ट, देखिए जिसको आपका उपयोगी नहीं जो आपके लिए, और बार बार पुनरावृत्ति हो रही है उसकी, तो उसको क्या कहते हैं? उसे तो कहते हैं दोस्तों स्पैम। कि आप जो मैसेज चाहते नहीं थे, अनवांटेड, अनुपयोगी, अनयूजुअल, जिस मैसेज का आपको जरूरत नहीं था वो बार बार आपके में आ रहा है, तो क्या वो स्पैम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, खालिस्तान एक अविश्वसनीय कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। अविश्वसनीय कनेक्शन रहित मतलब कि भाई आपका वायरलेस है प्रोटोकॉल है। तो अविश्वसनीय वायरलेस प्रोटोकॉल कौन सा है? ऑप्शन ए यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, बी टेलनेट, सी आर लॉगिन, डी FTP। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। क्या? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, UDP दोस्तों जैसे आपको होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, वैसे दोस्तों आपको होता है एक यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, जो कि आपको अविश्वसनीय है, इस पर विश्वास मत कीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा स्पैम होते हैं, और कनेक्शन रहित वायरलेस प्रोटोकॉल है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे। खालिस्तान का अधिकार उपयोग एनालॉग टेलीविज़न और केबल टेलीविज़न के लिए किया जाता है। इसका अधिकतर उपयोग किया जाता है एनालॉग टीवी के लिए और केबल टेलीविज़न के लिए। तो ऑप्शन ए कोएक्सियल केबल का, बी ट्विस्टेड पेयर का, सी इलेक्ट्रिक केबल का, डी फाइबर केबल का। आंसर एकदम क्लियर है कि कोएक्सियल केबल जो होता है दोस्तों उसका हम उपयोग करते हैं एनालॉग टीवी के लिए या केबल टीवी के लिए। सर कैसे होता है कोएक्सियल? कोएक्सियल का मतलब होता है उसका एक ही एक्सिस होगा, जैसे मान लीजिए मैंने एक्सिस ए बना दिया, अब इसी एक्सिस के अलॉन्ग ये पहला लेयर होगा वायर का, फिर दूसरा लेयर होगा वायर का, फिर तीसरा लेयर होगा वायर का। यस, उसका एक्सिस एक ही होता है, तो एक ही एक्सिस के अलॉन्ग होता है, इसलिए कोएक्सियल। और जब कभी आपके घर में वायर वाला डिस्क कनेक्शन आप लिए होंगे, उसमें देखेंगे उसके तार को कभी छीलेंगे तो आप देखेंगे बाहर एक प्लास्टिक का कवर, उसके अंदर सिल्वर का जाली, फिर एक प्लास्टिक का कवर, फिर एक प्लास्टिक का कवर, उसके अंदर में दोस्तों कॉपर का वायर होता है ना, उसे ही कोएक्सियल केबल कहते हैं। चलिए, खालिस्तान एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो उपयोगकर्ता को TCP/IP नेटवर्क पर दूरस्थ कंप्यूटर से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। सीधा सीधा आंसर इसका ऑप्शन ए टेलनेट। तो टेलनेट यानी कि टेली नेटवर्क एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो उपयोगकर्ता को TCP/IP नेटवर्क पर दूरस्थ कंप्यूटर से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। ठीक है, चलिए, TCP/IP की फुल फॉर्म बता चुका हूँ, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसे टैबलेट या ग्राफिक्स टैबलेट भी कहा जाता है? माउस को, डिजिटाइजर को, स्कैनर को या लाइट पेन को? सिंपल सा आंसर है कि भाई किसे आपका ग्राफिक्स टैबलेट कहते हैं, तो उसे कहते हैं डिजिटाइजर को ग्राफिक्स टैबलेट कहते हैं, क्योंकि अब डिजिटाइजर में जो भी चीज़ बनाएंगे अपने हाथों से, पेन पकड़ के, डिजिटल पेन या लाइट पेन पकड़ के, दोस्तों डिजिटली रूप में चल जाएगा किसमें? आपके सिस्टम में, क्योंकि डिजिटल रूप में हर चीज़ को सिस्टम में डालता है, इसलिए वो डिजिटाइजर कहलाया, डिजिटल रूप में डालने के कारण डिजिटाइजर। ठीक है, और क्योंकि वो ग्राफ पूरा चल गया अंदर, इसलिए ग्राफिक्स टैबलेट का काम कर दिया उसने। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉगल कुंजी है? ऑप्शन ए ESC, बी TAB टैब, सी कैप्स लॉक या डी फंक्शन की। तो भाई कौन सा इसमें टॉगल की है? टॉगल की मतलब भैया कर्सर को भगा सकते हैं, तो टॉगल की है आपका कैप्स लॉक, याद रखिएगा, है ना। कैप्स लॉक आपका एक टैब आपका क्या है? टॉगल की है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 20, संग्रहण के उद्देश्य से कागजी दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो संग्रहण के उद्देश्य से किसी चीज़ को आपको एकत्र करना है या आपको स्टोर करके रखना, कोई जरूरी दस्तावेज है, डाटा है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग आप करते हैं? ए स्कैनर का, बी माउस का, सी माइक्रोफोन का, डी ट्रैकबॉल का। तो जब तक आप किसी हार्ड कॉपी को स्कैन नहीं करेंगे तब तक आप उसको डिजिटली रूप में कैसे रख पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक रूप में कैसे रख पाएंगे? तब वो किसी भी चीज़ को अगर इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर करना है तो पहले उसको स्कैन करने की जरूरत होती है, इसलिए स्कैनर जरूरत होगा इसके लिए। चलिए, तो आज का दोस्तों यह सेशन समाप्त होता है। हाँ, और अभी तक का फिर बता दूं कि आप में से जितने भी लोग हैं और जिनको ये ऐसा लगता है कि भाई जो भी सर पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको इसका PDF चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री, तो जरूर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप में से किनको फ्री PDF चाहिए। मैं उनके लिए कोई ना कोई इंतजाम करूँगा और उनको दोस्तों PDF पहुँचा दूँगा। ठीक है, तो अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो बताइएगा। चैनल को फिलहाल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी क्लासेज डले दोस्तों आपको मैसेज पहुंच जाए, क्लास को आप तुरंत ही पढ़ सके ताकि आपका गेप ना हो, क्योंकि अभी सर पे आपके एग्जाम है भैया, लगातार एग्जाम होने वाला है अभी, तो आपको कोई भी चीज़ चूकना नहीं चाहिए। चलिए, यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ, दुआ करता हूँ हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी दुआ आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।